गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण साधन कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार व्यक्तियों के बीच विवाद पैदा होते हैं और इसका निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से आपसी वार्ता, पंच निर्णय अथवा न्यायालय द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रों के बीच भी मतभेद एवं विवाद उत्पन्न होना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय मतभेद के अनेक कारण हो सकते हैं, जो प्राय राजनीतिक अथवा कानूनी ढंग के होते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के तरीके कौन कौन से हैं, उनका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के दो मुख्य साधन हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के मुख्य दो साधन हैं, जिसमें पहला है मैत्रीपूर्ण साधन और दूसरा है बाध्यकारी साधन। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के जो तरीके हैं, उनमें दो तरीके हैं, मैत्रीपूर्ण साधन और बाध्यकारी साधन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मैत्रीपूर्ण साधन कौन कौन से हैं। मैत्रीपूर्ण साधन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाधान करने का पहला तरीका है मैत्रीपूर्ण साधन। मैत्रीपूर्ण साधन क्या है? राष्ट्रों के बीच विवादों को हल के लिए मैत्रीपूर्ण साधनों द्वारा सद्भावना और अच्छी प्रेरणा द्वारा शांतिपूर्ण रीति से समस्या का निराकरण प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 33 में स्पष्ट कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संकट में डालने वाले किसी विवाद में दोनों पक्ष सर्वप्रथम वार्ता के द्वारा, जांच के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, संवादन के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, न्यायालय द्वारा निर्णय तथा अन्य शांतिपूर्ण उपायों का आश्रय लेकर समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान का जो पहला तरीका है मैत्रीपूर्ण साधन, और मैत्रीपूर्ण साधन में हम समस्या का समाधान सबसे पहले वार्ता के द्वारा, जांच के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, संवादन के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा और न्यायालय द्वारा निर्णय के अलावा शांतिपूर्ण उपायों का आश्रय लेकर ही उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मैत्रीपूर्ण साधनों में प्रमुख साधन इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मैत्रीपूर्ण साधनों में मुख्य साधन इस प्रकार से है। पहला है समझौता वार्ता। मैत्रीपूर्ण साधन में पहला साधन है समझौता वार्ता। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 40 में समझौते के जो तरीके दिए गए हैं, उनमें आपस की बातचीत और विचार विनिमय का साधन प्रमुख है, मुख्य है। सुरक्षा परिषद की सहायता लेने के पूर्व आपस की बातचीत से समझौते को तय करने का प्रथम प्रयत्न अनिवार्य है, पहले प्रयत्न किया जाएगा। फेनविक का भी मत है कि दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों की समाप्ति के लिए वार्ता का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की वार्ता और विचार विनिमय राज्यों के अध्यक्षों के बीच अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच हो सकते हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार की वार्ता साधारणतः दो देशों के राजदूतों में की जाती है। तो इस प्रकार से
अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में ये मैत्रीपूर्ण साधन का पहला समझौता है कि समझौता वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है संराधन के द्वारा। संराधन में वे विभिन्न प्रणालियां शामिल हैं जो तीसरे पक्ष द्वारा दो या अधिक राज्यों के विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए अपनाई जाती है। ओपनहीम के अनुसार यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह कार्य कुछ व्यक्तियों के आयोग को सौंप दिया जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनता है तथा विवाद को तय करने की दृष्टि से तथ्यों के प्रकाश में अपना प्रतिवेदन देता है। इसमें विवाद के समानार्थक कुछ प्रस्ताव होते हैं। ये प्रस्ताव किसी पंचायत अथवा अदालती निर्णय की भांति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से विवादों का शांतिपूर्ण तरीके का ये दूसरा साधन है कि संराधन के द्वारा भी दो राष्ट्रों के बीच में विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा, उस समस्या का निरावरण किया जाएगा, हल किया जाएगा। मैत्रीपूर्ण साधनों में नेक्स्ट साधन है सत्सेवा तथा मध्यस्थता। जब दो राज्यों के बीच वार्ता द्वारा विवाद की समाप्ति नहीं होती है तब अन्य राज्य विवाद की समाप्ति का प्रयत्न करते हैं। एक तीसरा राज्य सत्सेवा के भाव से मध्यस्थता करने को तैयार हो जाता है और वह इस बात का प्रयत्न करता है कि उनके विवाद की समाप्ति हो जाए और उन राज्यों को जनता को युद्ध के दुष्परिणाम न भोगने पड़े। कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक राज्य विवाद को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सन 1968 में यूनान और टर्की के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में बड़े बड़े राष्ट्रों ने मध्यस्थता की थी। सत्सेवा तथा मध्यस्थता के बीच अंतर है। सत्सेवा में तीसरा राज्य दोनों पक्षों को एक साथ बैठाता है और विवाद को सुलझाने का सुझाव देता है। यह विवाद से संबंधित विषयों में पूछताछ कर सकता है, किंतु इस समय तीसरा राज्य वास्तविक समझौता वार्ता में भाग नहीं लेता। इस प्रकार से दो राष्ट्रों के बीच में विवाद को सत्सेवा तथा मध्यस्थता के द्वारा भी निपटाया जाता है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। यह भी मैत्रीपूर्ण साधन का एक मुख्य साधन है। पंच निर्णय के द्वारा भी दो राष्ट्रों के बीच में समस्या का समाधान किया जाता है। पंच निर्णय की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रारंभिक काल में ही शुरू हो चुकी थी। प्राचीन यूनान में विवादों के तय करने के लिए इसे खूब अपनाया जाता था। ग्रोशियस का विचार था कि पंच निर्णय द्वारा युद्ध को रोका जा सकता है। सन 1974 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य हुई जय संधि के बाद यह प्रक्रिया विवादों के सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक साधन मानी जाने लगी है। ओपनहीम के अनुसार पंच निर्णय का अर्थ है कि राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाए। यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न होता है। तो इस प्रकार से पंच निर्णय के द्वारा भी शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। दो राष्ट्रों के विवाद को निपटाने का यह भी एक शांतिपूर्ण तरीका है, पंच निर्णय। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के द्वारा भी विवाद का समाधान किया जाता है शांतिपूर्ण तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग विवादों की जांच के लिए बनाए जाते हैं। इनके द्वारा विवादों के आधार का अध्ययन किया जाता है और इनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। औपचारिक रूप से इसका जन्म 1899 के हैग शांति सम्मेलन में हुआ। यह तरीका ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सुझाया गया जो तथ्यों के निराधारण तक सीमित है और जहां विवादग्रस्त पक्ष संपूर्ण विवाद को प्रस्तुत नहीं करना चाहते तथा पंच निर्णय की प्रक्रिया बनाने में कानूनी प्रश्न और राजनीतिक स्वार्थ उलझे हुए हों। तो इस प्रकार से
वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के द्वारा उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यह भी एक मैत्रीपूर्ण समाधान का एक तरीका है, शांतिपूर्ण समाधान का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। इसी के साथ साथ न्यायिक समाधान अथवा अभिनिर्णय भी मैत्रीपूर्ण तरीका है शांतिपूर्ण समाधान का। विवादों का यह न्यायिक समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से ही होता है, जो कानून का प्रयोग करता है तथा समुचित प्रकार से गठित किया जाता है। जो झगड़े न्यायालय द्वारा निर्णीत होते हैं उनका निर्णय अभिनिर्णय कहलाता है। पंच निर्णय में कोई न्यायालय नहीं था, केवल पंचों के नाम की सूची थी। विवादग्रस्त पक्ष इनमें से किन्हीं को अपने मामले में पंच मान लेते थे, तभी यह न्यायालय कहलाने लग जाता था। किंतु राष्ट्र संघ ने स्थायी न्यायालय की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका रूप बदलकर इसे न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नाम दे दिया। तो इस प्रकार से न्यायिक समाधान अथवा अभिनिर्णय के द्वारा भी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का जो पहला तरीका मैत्रीपूर्ण तरीका है, उसके बाद दूसरा तरीका अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के बाध्यकारी साधन है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के बाध्यकारी साधन जो कि इस प्रकार से है। जब राज्य मैत्रीपूर्ण साधनों से अपने विवादों का समाधान करने में असफल हो जाते हैं तो वे बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। शांतिपूर्ण साधनों तथा युद्ध के बीच ऐसे तरीके भी हैं जिनमें एक राज्य बल प्रयोग द्वारा अथवा दबाव द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बाध्यकारी साधनों में शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्यथा युद्ध की स्थिति बन जाएगी। फेनविक के अनुसार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनेक ऐसे तरीके विकसित हो गए हैं जिनके द्वारा एक राज्य अन्य राज्य पर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़े बिना ही भौतिक दबाव डाल सकता है। तो इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय समाधान का दूसरा तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटानों के बाध्यकारी साधन। पहला तरीका हमने मैत्रीपूर्ण साधन पढ़ लिया है। प्रमुख बाध्यकारी साधन इस प्रकार से है। बाध्यकारी साधनों के जो प्रमुख प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है बाध्यकारी साधनों में प्रकार प्रतिक्रम। यह एक अमैत्रीपूर्ण प्रक्रिया है, किंतु इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता। प्रतिक्रम जो है एक अमैत्रीपूर्ण प्रक्रिया है, किंतु इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता। यह एक बाध्यकारी तरीका होते हुए भी दूसरे राज्यों को नुकसान पहुंचाने का तरीका नहीं है। यदि एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति अभद्र व्यवहार करता है तो प्रभावित राज्य इस अभद्र व्यवहार के प्रतिरोध के रूप में कुछ कार्यवाही करता है। उदाहरण के लिए राजनयिक संबंध तोड़ना, राजनयिक विशेषाधिकारों एवं अन्य रियायतों को समाप्त कर देना इत्यादि। दूसरे राज्य के न्यायपूर्ण व्यवहार के बदले एक राज्य संबंधित राज्य की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो वह प्रतिक्रम कहलाता है। इस प्रकार से यह शांतिपूर्ण समाधान का बाध्यकारी तरीका है प्रतिक्रम। इसके साथ साथ शांतिपूर्ण समाधान का बाध्यकारी तरीका जो दूसरा तरीका है बाध्यकारी तरीका वह है प्रत्यपहार। प्रत्यपहार के अंतर्गत वे सभी बाध्यकारी प्रयास आ जाते हैं जो एक राज्य द्वारा राहत पाने के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बदले की भावना से की गई प्रभावित राज्य की उन चेष्टाओं को लिया जाता है जिन्हें वह अपने कष्ट निवारण के लिए आवश्यक मानता है। ब्रेयरली के अनुसार प्रत्यपहार का अर्थ है बदले की भावना से संपत्ति जब्त करना या व्यक्तियों को पकड़ना। प्रारंभ में इसका अर्थ अन्य राज्य की संपत्ति या व्यक्तियों को जब्त कर लेना था, किंतु आजकल इसका अर्थ एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए अपनाए गए बाध्यकारी प्रयासों से है जो अन्य राज्य के अन्यायपूर्ण आचरण पर आधारित है। प्रत्यपहार का तरीका प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इस प्रकार से यह भी एक शांतिपूर्ण समाधान का बाध्यकारी तरीका है प्रत्यपहार। इसी के साथ साथ अधिरोध भी बाध्यकारी तरीका है।
शांतिपूर्ण समाधान का जो बाध्यकारी तरीका है उसमें अधिरोध का भी नाम आता है। अधिरोध का शाब्दिक अर्थ बंदरगाहों में जहाज को रोकना है। एक देश बदले की भावना से दूसरे देश के व्यापारी जहाज़ों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश या निष्क्रमण से रोक सकता है। इस नीति को अपनाकर एक राज्य अक्षतिकर्ता राज्य को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के लिए सिलिकन सरकार ने इंग्लैंड के साथ की गई एक व्यापारिक संधि को तोड़ दिया। इसके बदले सन 1840 में ब्रिटेन ने भूमध्य सागर में सिलिकन जहाज़ों को रोक लिया। इस प्रकार का पोतावरोध क्षतिपूर्ति करने के बाद समाप्त हो जाता है। तो यह शांतिपूर्ण समाधान का बाध्यकारी तरीका है जिसमें अधिरोध शामिल है। तो अधिरोध भी शांतिपूर्ण समाधान का एक बाध्यकारी तरीका है। इसके साथ साथ शांतिपूर्ण नाकाबंदी भी इसी में शामिल है। शांतिपूर्ण समाधान का जो दूसरा तरीका है बाध्यकारी तरीका, उसमें शांतिपूर्ण नाकाबंदी का भी नाम आता है। शांतिपूर्ण नाकाबंदी से हमारा अभिप्राय है कि युद्ध काल में युद्धकर्ता राज्य एक दूसरे के बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी करते हैं। यही कार्य जब शांति काल में किया जाता है तो इसे शांतिपूर्ण नाकाबंदी कहते हैं। और शांतिपूर्ण नाकाबंदी द्वारा प्रभावित राज्य को मजबूर किया जाता है कि वह कर्ता राज्य की इच्छाओं का आदर करे। यह साधन शक्तिशाली राज्यों द्वारा अपनी जल सेना के माध्यम से कमज़ोर राज्य के विरुद्ध अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत दबाव डालने वाले देश के जहाज़ प्रभावित राज्य के बंदरगाहों और तटों को इस प्रकार घेर लेते हैं कि दूसरे देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण नाकाबंदी के द्वारा भी समस्या का समाधान किया जाता है। तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान का जो बाध्यकारी तरीका है उसमें शांतिपूर्ण नाकाबंदी का भी नाम लिया जाता है। हस्तक्षेप के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान के बाध्यकारी तरीकों में हस्तक्षेप का भी नाम आता है। राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने का अन्य बाध्यकारी तरीका हस्तक्षेप है। दो राज्यों के विवादों को तय करने के लिए कभी कभी एक शक्तिशाली राज्य मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने लगता है। यह तीसरा राज्य अपनी शक्ति के आधार पर विवाद के पक्षों को अपना सुझाव मानने के लिए बाध्य करता है। ओपनहीम के अनुसार इसका अर्थ दो राज्यों के विवाद में तीसरे राज्य द्वारा ऐसा तानाशाही हस्तक्षेप करना है जिसका उद्देश्य विवाद को हस्तक्षेपकर्ता राज्य की इच्छा के अनुसार सुलझाना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुनरो सिद्धांत 1823 के आधार पर दक्षिण अमेरिका के राज्यों के मामलों में अनेक बार हस्तक्षेप किया है। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण समाधान का जो दूसरा तरीका है बाध्यकारी तरीका, उसमें हस्तक्षेप का भी नाम लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों में अंतर क्या है। शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों में अंतर इस प्रकार से है। शांतिपूर्ण साधनों द्वारा विवादों के निपटाने में बल प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि बाध्यकारी साधन सीमित दबाव एवं बल प्रयोग पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों में पहला मुख्य अंतर है कि शांतिपूर्ण साधनों द्वारा विवादों के निपटारे में बल प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि बाध्यकारी साधन सीमित दबाव एवं बल प्रयोग पर आधारित है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग पर राजनयिक संबंध बने रहते हैं और इनका प्रयोग दूतों के माध्यम से ही किया जाता है, जबकि बाध्यकारी साधनों के प्रयोग से संबंधित सरकारें परस्पर राजनयिक संबंध तोड़ लेती हैं। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों में ये मुख्य अंतर है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के मुख्य दो तरीके हैं, जिनमें एक मैत्रीपूर्ण साधन है और दूसरा बाध्यकारी साधन है। मैत्रीपूर्ण साधन में हमने देखा कि समझौता वार्ता शामिल है। मैत्रीपूर्ण साधन में संराधन शामिल है। सत्सेवा तथा मध्यस्थता मैत्रीपूर्ण साधन है। पंच निर्णय मैत्रीपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग मैत्रीपूर्ण साधन है। न्यायिक समाधान अथवा अभिनिर्णय मैत्रीपूर्ण साधन है।
इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटाने के बाध्यकारी साधन। अब बाध्यकारी साधन में मुख्य साधन है प्रतिक्रम बाध्यकारी साधन में शामिल है, प्रत्यप्रहार बाध्यकारी साधन में शामिल है, अब अधिरोध बाध्यकारी साधन है, शांतिपूर्ण नाकाबंदी बाध्यकारी साधन है और हस्तक्षेप बाध्यकारी साधन है। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण समाधान के दो तरीके हैं, मैत्रीपूर्ण और बाध्यकारी साधन। इसके बाद शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों में अंतर को भी हमने अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर लिया है।